आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की नींव को पूरी तरह से डिकोड करने जा रहे हैं। दार्शनिक जड़ों से लेकर इस फील्ड को आकार देने वाले प्रमुख विचारकों तक हम हर एक चीज को कवर करेंगे। आज की इस चर्चा में जॉन डीवी की शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया, शिक्षा मनोविज्ञान की सकारात्मक वैज्ञानिक प्रकृति और वॉटसन, स्किनर, पावलोव, कार्ल रोजर्स और जीन पियाजे जैसे दिग्गजों के सिद्धांतों के बीच के दिलचस्प अंतरों को समझेंगे। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा रोडमैप कुछ इस तरह दिखेगा। 1. डीवी की शैक्षिक प्रक्रिया। 2. विज्ञान की प्रकृति। 3. मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं। 4. व्यवहारवाद और 5. मानवतावाद और संज्ञानवाद। तो आइए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। खंड 1, डीवी की शैक्षिक प्रक्रिया। चलिए शैक्षिक वातावरण को परिभाषित करके शुरुआत करते हैं। देखिए, पुराने और नए नजरिए में एक बहुत ही स्पष्ट और क्रांतिकारी फर्क है। एडम्स का पुराना नजरिया ये मानता था कि शिक्षा महज एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी इसमें बस एक शिक्षक है और एक छात्र। लेकिन जॉन डीवी, जो दिलचस्प रूप से एक मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने इस पुरानी सोच को पूरी तरह पलट कर रख दिया और एक नया व्यापक नजरिया पेश किया। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जॉन डीवी ने पाठ्यक्रम या सिलेबस को एक बेहद अहम तीसरे स्तंभ के रूप में जोड़ दिया। उनका तर्क एकदम सीधा था। शिक्षक और छात्र के बीच जो भी संवाद होगा, उसका आधार क्या होगा? जाहिर है, पाठ्यक्रम। यही वो माध्यम है जो दोनों को जोड़ता है, और इसी वजह से शिक्षा एक पूर्ण त्रिमुखी प्रक्रिया बन जाती है। अब आते हैं खंड 2 पर, विज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान आखिर किस तरह का विज्ञान है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि मानकीय विज्ञान या नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है। गणित इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, a+b² हमेशा वही रहेगा। इसके तथ्य और सिद्धांत कभी नहीं बदलते, वो एकदम फिक्स होते हैं। लेकिन क्या शिक्षा मनोविज्ञान गणित जैसा है? बिल्कुल नहीं। ये एक सकारात्मक विज्ञान या पॉजिटिव साइंस है। हालांकि विकास और अधिगम के मूलभूत नियम हर जगह लागू होते हैं, लेकिन इंसान का व्यवहार कोई मैथ का फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। इसमें तथ्य और सिद्धांत समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदल सकते हैं। इसीलिए ये फील्ड केवल संख्याओं पर निर्भर नहीं है। यहाँ इंसान के व्यवहार को समझने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीकों का इस्तेमाल होता है। और सबसे अहम बात, ये सिर्फ स्कूल की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। परिवार, समाज और पूरे वातावरण में जो कुछ भी हम सीखते हैं, वो सब इसका हिस्सा है। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। इंसान के विकास और उसे पढ़ाने के तरीकों में एक बहुत ही रोचक कॉन्ट्रास्ट है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। बच्चा पहले सामान्य हरकतें करता है और फिर विशिष्ट। लेकिन जब हम प्रभावी शिक्षण विधियों की बात करते हैं, जैसे कि आगमन या इंडक्टिव मेथड, तो हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। यानी पहले विशिष्ट उदाहरण दिए जाते हैं और फिर उनसे एक सामान्य नियम बनाया जाता है। अब रुख करते हैं खंड 3 और 4 का, मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं और व्यवहारवाद। अब तक हमने मोटे तौर पर नियमों को समझा है, लेकिन अब सवाल यह है कि जिन महान विचारकों ने इस पूरी फील्ड को खड़ा किया, वे कौन थे और मानव अधिगम के बारे में उनका क्या टेक था? इस बौद्धिक सफर की शुरुआत व्यवहारवादियों के साथ होती है और सबसे आगे हैं जॉन बी वॉटसन। वॉटसन का ये दावा वाकई हैरान करने वाला था। उनका दृढ़ विश्वास था कि इंसान का वातावरण ही सब कुछ तय करता है। उन्हें कोई भी बच्चा दे दो और वे उसे मनचाहा वातावरण देकर कुछ भी, डॉक्टर, वकील या यहां तक कि एक अपराधी भी बना सकते हैं। ये चार्ट तो समझ लीजिए इस फील्ड की नींव है। पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पावलोव ने कुत्ते की सहज प्रतिक्रियाओं पर काम किया, जबकि स्किनर ने चूहे और कबूतर के एक्टिव बिहेवियर पर। और हां, क्लार्क हल का रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी इसी व्यवहारवाद का एक बेहद मजबूत पिलर है। इसी कड़ी में आगे थॉर्नडाइक की बिल्ली और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आता है, यानी गलतियां करके सीखना। कर्ट लेविन का फील्ड थियरी भी यहीं फिट बैठता है। पर एडविन गुथरी का आइडिया सबसे अलग और दिलचस्प था। उन्होंने खरगोश पर प्रयोग करके कहा कि सीखना बिना किसी इनाम के बस एक ही प्रयास में हो सकता है। खंड 5, मानवतावाद और संज्ञानवाद। अब व्यवहारवाद से थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
व्यवहारवाद के बिल्कुल उलट कार्ल रॉजर्स और मैस्लो जैसे मानवतावादियों ने इंसान के अंदर की क्षमता और खुद के अनुभवों से सीखने पर फोकस किया। वहीं दूसरी ओर जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर जैसे संज्ञानवादियों ने इस बात का पूरा मैप तैयार कर दिया कि बच्चे के दिमाग का विकास अलग अलग चरणों में कैसे होता है। पियाजे का काम तो आज भी शिक्षा जगत में एक मील का पत्थर है। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को समेटने के लिए आइए इन मूलभूत विचारधाराओं पर एक साथ नजर डालते हैं। वुंड का संरचनावाद, विलियम जेम्स का प्रकार्यवाद और फ्रॉइड का वो मशहूर मनोविश्लेषणवाद जो अचेतन मन की गहराइयों को टटोलता है। और हाँ, गेस्टॉल्ट विचारधारा को कैसे भूल सकते हैं, जहां कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग करके बताया कि हम चीजों को टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र या होल के रूप में सीखते हैं। इतने सारे अलग अलग दृष्टिकोणों और सिद्धांतों को डीकोड करने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। आज के इस 21वीं सदी के एजुकेशन सिस्टम में इनमें से कौन सा सैद्धांतिक ढांचा सबसे ज्यादा फिट बैठता है? क्या ये वॉटसन का कठोर व्यवहारवाद है, पियाजे का संज्ञानवाद है या रॉजर्स का मानवतावाद? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी पर हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य टिका है।